सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की आज की इस ऑब्जेक्टिव क्लास की शुरुआत करते हैं धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, चिंतन की प्रक्रिया में सम्मिलित है। मतलब जो चिंतन करने की जो प्रक्रिया होती है ना, अपन किसी विषय को लेकर कोई चिंतन मनन करते हैं तो चिंतन की प्रक्रिया में कौन कौन से घटक शामिल है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्मृति, ऑप्शन बी है कल्पना, ऑप्शन सी है अनुमान, ऑप्शन डी में है उपयुक्त तीनों और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, चिंतन की प्रक्रिया में आपके स्मृति, कल्पना और अनुमान तीनों ही सम्मिलित होते हैं। आगे बात समझ में कैसे? जैसे देखो, अपन किसी विषय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में अपन चिंतन करते हैं तो यदि उस व्यक्ति को हमने देख रखा है, ठीक है, या उस चीज़ या वस्तु को हमने देख रखा है तो उसकी स्मृति होगी हमें, है ना। हमारे मस्तिष्क में उसकी क्या होगी? स्मृति होगी। मतलब उसकी, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में आएगी वापस, है ना, स्मृत हो जाएगी वो इमेज। इसके साथ ही साथ अपन कल्पना भी करेंगे कि भाई ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार की कल्पना भी होती है चिंतन की प्रक्रिया में। साथ ही साथ अपन अनुमान भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान भी लगाते हैं कि नहीं नहीं इतना तक हो जाएगा, है, या इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा। इस प्रकार अपन चिंतन की प्रक्रिया में अनुमान भी लगाते हैं। तो चिंतन की प्रक्रिया में ये तीनों ही सम्मिलित होता है, स्मृति, कल्पना और अनुमान। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्त अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है इसे गत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं, ऑप्शन बी यह कर्मेंद्रिय द्वारा होता है, ऑप्शन सी यह दिखाई देता है, ऑप्शन डी इसे संज्ञानात्मक चिंतन भी कहते हैं और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, इसे संज्ञानात्मक चिंतन भी कहते हैं। तो ये कथन इसके लिए सही नहीं है। देखो, मूर्त चिंतन होता है उसको गत्यात्मक चिंतन भी कहा जाता है और ये कर्मेंद्रियों द्वारा होता है, इसलिए ये बाहर से दिखाई भी देता है। जबकि जो संज्ञानात्मक जो चिंतन होता है वो अमूर्त होता है। कैसा होता है? अमूर्त होता है और ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। मूर्त चिंतन कर्मेंद्रियों द्वारा होता है और अमूर्त चिंतन ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, इसलिए वो दिखाई भी नहीं देता है। तो मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन, या यूं बोल दो आप कि गत्यात्मक जो अधिगम और संज्ञानात्मक जो अधिगम है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होता है? विपरीत होते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? मतलब उस आयु वर्ग की पहचान करनी है जिसमें जो मानसिक विकास होता है वो उच्चतम हो जाता है या उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ऑप्शन ए है 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन सी 20 से 25 वर्ष, ऑप्शन डी 25 से 35 वर्ष और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष। मतलब किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था के अंत तक जो मानसिक विकास है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा है? मतलब उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने 20वीं सदी को शिशु की या बालक की शताब्दी कहा है। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी में है वाटसन, ऑप्शन सी में है क्रो, ऑप्शन डी में है अरस्तु और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी क्रो, है ना। क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा है। अगला प्रश्न देखने से पहले एक विशेष सूचना दे दूं, और विशेष सूचना यह है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको रीट एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित विभिन्न सब्जेक्ट्स के एक निश्चित टाइम टेबल अर्थात शेड्यूल के तहत डेली क्विज मिलता है। तो उन क्विज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो। साथ ही साथ अपनी स्टडी का भी अनुमान लगा सकते हो कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी है और साइकोलॉजी में अभी कितनी और तैयारी करनी बाकी है।
तो इसका भी आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाए। और यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करना है, साथ ही साथ अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है, RTE 2009 के अनुसार प्रत्येक बालक को आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। अतः यदि एक बालक की आयु 8 वर्ष है तो उसे किस कक्षा में प्रवेश देना होगा। मतलब RTE 2009 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई भी जो बालक होता है उसको उसकी आयु के अनुसार स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। आगे बात समझ में। तो मान लो कि एक बच्चा है जिसकी आयु 8 वर्ष है, तो आयु के हिसाब से उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कक्षा 2, ऑप्शन बी कक्षा 3, ऑप्शन सी कक्षा 4, ऑप्शन डी कक्षा 5 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी कक्षा 3। मतलब उसको कक्षा 3 में एडमिशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पास एलोंग टेस्ट किसका मापन करता है। अर्थात जो पास एलोंग टेस्ट है वो किसके मापन के लिए बनाया गया है। देखो पहले तो एक जानकारी दे दूं इसके संबंध में। ये जो टेस्ट है वो आपके WP अलेक्जेंडर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? WP अलेक्जेंडर के द्वारा बनाया गया था। अब ये किसका मापन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता, ये सृजनात्मकता है ना, ऑप्शन डी है विकास और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए बुद्धि। मतलब ये बुद्धि का मापन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। थार्नडाइक एवं वुडवर्थ ने 1901 में बच्चों को आयत का क्षेत्रफल पढ़ाया, जिससे बच्चों को त्रिभुज एवं वर्ग का क्षेत्रफल का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिली। इसके संबंध में कौन सा सिद्धांत सही है। मतलब वुडवर्थ एवं थार्नडाइक ने 1901 में एक एक्सपेरिमेंट करके चेक किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बच्चों को आयत का क्षेत्रफल पढ़ाया, ठीक है, कि आयत के क्षेत्रफल के हिसाब से कैसे उस आयत का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो फिर बच्चों को त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी जो विधि है, जो सूत्र है ना, वो सहायक सिद्ध हुई। तो ये जो है वो कौन सा सिद्धांत की अनुपालना करता है या ये किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। ऑप्शन ए है मानसिक अनुशासन एवं शक्तियों का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामान्यीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी समरूप तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन डी 2 तत्वों का सिद्धांत और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके समरूप तत्वों का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? समरूप तत्वों का सिद्धांत, क्योंकि आयत, त्रिभुज और वर्ग जो है इनमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो समान होते हैं। इसलिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने में जो चीज़ें बच्चों ने सीखी है वो सीखी हुई चीज़ें त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी उनके क्या आ रही है, काम में आ रही है। क्योंकि तीनों चीज़ों में क्या समरूपता है, कुछ तथ्यों को लेकर समरूपता है। इसलिए इस नियम को कहते हैं समरूप तत्वों का नियम। और ये दिया था आपने थार्नडाइक ने। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। इसके अतिरिक्त देखो मानसिक अनुशासन एवं शक्तियों का जो सिद्धांत है, जिसको औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत भी कहता है, ठीक है, और ये जो सिद्धांत है वो सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है ये। और इसके अलावा जो सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वो दिया था जुड़ ने। जुड़ या जो जड़ होता है, चार्ल्स एच जड़ ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अपन अगर बात करें तो 2 तत्वों का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 8वां प्रश्न है, केटल ने कहा है कि भावुक व विचार स्पष्टता वाला व्यक्ति कहलाता है। मतलब केटल के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो भावुक व विचार स्पष्टता वाला होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है कुसमायोजित, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी चक्र विक्षिप्त, ऑप्शन डी कुंठित और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन से चक्र विक्षिप्त, है ना। अगला प्रश्न है, 9वां क्वेश्चन है, अभिवृत्तियां किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक,
ऑप्शन सी सकारात्मक एवं नकारात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी सकारात्मक एवं नकारात्मक। मतलब अभिवृत्तियां पॉजिटिव भी होती है और अभिवृत्तियां नेगेटिव भी होती है। आगे बात समझ, नेगेटिव अभिवृत्तियां व्यक्ति को नेगेटिव कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और जो पॉजिटिव होती है, जो सकारात्मक अभिवृत्तियां होती है, वो व्यक्ति को सकारात्मक कार्यों की ओर अग्रसर करती है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, ज्ञान को आकर्षित करने वाली अभिप्रेरक शक्ति को किस नाम से जाना जाता है? मतलब ज्ञान को आकर्षित करने वाली जो शक्ति है, अभिप्रेरक शक्ति है, उसको मनोविज्ञान में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है अभिरुचि, ऑप्शन बी आत्मसंप्रत्यय, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी अभिवृत्ति, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी रुचि। ठीक है, क्या हो जाएगा? रुचि हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में लाइक करके शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। धन्यवाद। जय हिंद।